अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शुनीद है कि पंजाब पुलिस में 1100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार खुद जराइम में मुलव्विस निकले हैं और मैं सबके जवान को तारुफ तो ठीक करा दियो। तारुफ के बाद जो करना होगा कर लीजिएगा, कम से कम तारुफ तो ठीक करा देंगे साहब। मैं पहले अपने नाजरीन को बता तो दूं ना कि आपको सहमत क्यों दी है। सब नाजरीन को ये बताएं कि मौजूद पुलिस बैठी हुई है। भी मैं आता हूँ, आप देखते हैं साहब, ये जो सियासी शो होते हैं उसमें आप बड़ा मौजूद करके बताते हैं कि ये बड़ा मौजूद आदमी, बड़ा सीनियर सियासतदान है। ये बात जो पता लगता है कि बेचारा अंदरों की है। सदीक साहब, आप मेरे लिए बाहर सूरत बहुत ज्यादा काबिले एहतराम है। मैं तो अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि मामला है क्या। मामला ये है कि 1100 से ज्यादा पुलिस एहलकार खुद जराइम पेशा हैं। अच्छा। जिनके खिलाफ अभी सीसीपीओ ने और आईजी साहब ने बाकायदा इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। अब मुझे नहीं पता इनमें से किसी का नाम है। जनाबी अली ये कहें कि 1100 जराइम पेशा है और इन बाकी मौजूद लोगों को बुलाया है उन पे गुफ्तगू करने। अल्लाह करे आप लोगों में से किसी का नाम भी ना हो। आप तो मेरे लिए बहुत ज्यादा। सर मेरी बात भी तो सुनेंगे। मेरा नाम दानियाल है जी। मेरे घर में वारदात हुई है और वो जो फर्स्ट पोजीशन पे जो आदमी बैठा है वो मुलव्विस है सर। मैंने उसको नाम रहता तेन 36 क्या डाइटिंग दौड़ दूर लाया कर पिंडे तो ही वारदातियां लगने तू। सब बात ये है कि हमारा जो महकमा है बिल्कुल इसमें काली बेड़े हैं। हम मानते हैं काली बेड़े हैं, मगर जुनैद साहब, पंजाब पूरे में ये 1100 बंदा निकला है और पंजाब जो है आपको पता है कहां से शुरू होता है और कहां तक पहुंच जाता है। आप हमें बिठा के इस तरह की अगर गुफ्तगू करेंगे तो खुदा के वास्ते ये क्लियर करें कि ये सारे बड़े शरीफ और ईमानदार अफसरान हैं। में हर्ज क्या है? अपने आप को पेश करना चाहिए कि अगर आप पे कोई ऐसा इल्जाम है तो आप किसी भी इंक्वायरी बोर्ड के सामने पेश होकर वजाहत कर सकते हैं। सर यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे घर में डकैती हुई है सर और जो मैंने सीसी फुटेज जो इन लोगों को दिखाई है उसमें वो जो मोटा बैठा हुआ है वो वाजे नजर आ रहा है सर। बकवास न करो, फिर इतने टीवी के कैमरे पे चल देने को शक्ल हाथ मारे। एक मिनट ठहर जाए सदीक साहब, बड़ा संगीन इल्जाम है। मैं वाजे करता हूं मैं इधर से जाऊंगा नहीं। मुझे पता है आपने चाय पानी मंगवाया हुआ है। चाय पानी को गोली मारे हैं, आपके साथियों पे इल्जाम लग रहा है। मैं वो आपको बताता हूँ ना जी, जो इसने सीसीटीवी फुटेज दिखाई है ना जी, उसमें ये भुट्टा साहब नहीं, डाकू बाहर जब निकले इसके घर से तो गली में से एक भैंस गुजर रही है। ये कहता कि ये पुट्टा साहब है। तो ऐसा भैंस गुजर रही है, मैंने खुदा के वास्ते सुने तो सही, मैंने बाकायदा भैंस की पूंछ के ऊपर गोल दायरा बना के वाजे किया कि ये देखो ये पूंछ लटक रही है। कहता नहीं ये पूंछ नहीं है, और पूंछ भैंस की होती है बेटा, ये भैंस है। कहता नहीं जी भैंस नहीं है, पोटा है। इसने लैपटॉप जो उठाया था मेरे घर से, ये पीछे उसके चार्जर की तार लटक रही है, ये पूछ रही है। यकीन कीजिएगा सर यही है। शाबाश तेरे ओ फर्ज कर जे मैं मुलजम हां और मैं लैपटॉप की करना, मैनू की पता किथों चलदा की फंक्शन है। ये बात जो कौन सुनदा ही गलते अगले ने सिर्फ वो नहीं रख लेनी है कि फर्ज कर मैं ही हां। गल को हया कर गल को कैमरे चलन दे बेटे, कैमरे के सामने गुफ्तगू और होती है। आपको अब कानून की नजर में ये साबित करना है कि वो वाकईतन भैंस थी, भुट्टा नहीं था। देखिए भैंस से भुट्टा, भैंस से भैंस साबित करना बहुत मुश्किल है। सर जी बे दे नाल दरवेश भी बनदा जे। ओए ओ सारियां गल्लां फड़े जाण वालियां करनी है। ओ दरवेश दाल नाल बनदा, दाल नाल ओए उंज तू दाल दा मझोला खा जाने पूरा। सर जी ओए नहीं पता दरवेश काहदे नाल बनदा है। सर जी उर्दू दे विच दाल नाल बनदा, इंग्लिश दे विच ना बे दे नाल ही बनदा दरवेश। सर जी अफसर बैठे ने, मैं बोल सकना कुछ? फरमाए। असल च रौला है सर जी, तुसी पुट्टे नूं हुणे इत्थे तरा के वेखो, ये पिछों माजी लगदा है। सामने से कौन सा शाहरुख लग रहा है? बाऊ जी जो भी है ना क्लियर कराओ, साडे विचों कोई ऐसा वारदातियां नहीं बाऊ जी। एक मिनट डकैती भी मेरे घर हुई है और पकड़ के उल्टा मुझे यहाँ लेकर आ गए हैं सर। देखें आप पर बड़ा सीरियस नौइयत का इल्जाम है और आपको एक लीगल तरीके से इसका जवाब देना चाहिए। पुट्ठे ने मरवाता जी, गल करने का पता ही नहीं हो। कैमरों की गुफ्तगू और होती है बेटे। वो चट्ठा साहब साडे थाने आंदे ने, किन्नियां गालां कढदे ने ते टीवी ते बैठे होण ते लगदे जमात इस्लामी दे रुकन ने।
अच्छा मेरी बात सुने सदीक साहब, ये जो सीसीपीओ का नारा है पुलिसिंग ऑफ द पुलिस, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और जराइम में कमी भी देखने में आ रही है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि पुलिस खुद इसकी मुखालफत किस बुनियाद पे कर रही है। जुनैद साहब खुदा दा वास्ता जी ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਪੀਓ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਚਪਨ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਬੌਂਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ है, कोई गलत नहीं है कि पुलिस की चेकिंग शुरू कर दो यार। पुलिस तैनात होती है लोगों की चेकिंग के लिए, पुलिस की चेकिंग शुरू करती है। ऐसी बातें जाहिर है आपको बोंगे लगेगी। उमर शेख साहब ये सुना है आपके बारे में क्या? नहीं ये नहीं लाना, ये नहीं लाना, ये नहीं लाना जुनैद चलो साहब। मैं काट दूंगा लेकिन बहरहाल आपको अपने अफसरान के जो अच्छे इकदाम है जो बहरहाल अल्टीमेटली आपकी भलाई के लिए किए जा रहे हैं, आपका इमेज बेहतर होगा, आपकी आउटपुट बेहतर होगी, बिल्कुल आपको तो वेलकम करना चाहिए। इससे जो नुकसानात हो रहे हैं वो आप जानते हैं क्या? इससे आवाम को हलाशेरी मिल रही है। हलाशेरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटे? वो तेलुगु तो दरवेश अंग्रेजी नहीं होती। ये जुनैद साहब ये हलाशेरी मिल रही है इसको आवाम को। आवाम जो है वो अब झूठे इल्जामात लगाएगी पुलिस के ऊपर। सर सच है, झूठ झूठ ही होता है, सच सच है। आवाज नहीं, हौली हौली भाई हौली। ओ भाई सच सच ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। और तू झूठ बोलना है। सारी रात मैं साहब दे टिफिन दे चो गरम आंडे कट के तेनू खोंदा रहा ते तेनू ठंड ना लग जाए। ओदा एयर रिजल्ट दे लिया। ये देख रहे सर, समझ नहीं आ रही, तेनू समझ नहीं आ रही है। ये देख रहे सर, होश ही नहीं है इनू। एक मिनट बुड्ढा साहब, मैंने आज नोट किया है कि इल्जाम लगने के बाद आपकी चटाख में वो शिद्दत नहीं रही जो पहले थी। किथे रहंदी जी, किथे रहंदी जी? इल्जाम जो डकैती दा लग गया ते शिद्दत किथे रहनी है? चटाख तो बिल्कुल चटाख ही रह गई है। सर जी ਤੁਸੀਂ ਚਟਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਝ ਲੱਗਦਾ कि नहीं। सर जी ये बंदा झूठ बोलता है। मैं भुट्टा साहब की शराफत और ईमानदारी की गवाही देती हूँ। ये तो ऐसे काम के बारे में सोच भी नहीं सकता। रजिया अपने काम से काम रखो। अभी गैर मर्दां की गवाही नहीं देती। सर मेरे पास सबूत है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। यही शख्स है सर। अच्छा एक मिनट ये बताएं कि वारदात के दौरान आपकी इस बंदे के साथ कोई इंटरेक्शन हुई? सर गालियां दी हैं इसने। अच्छा वारदात के दौरान ये बंदा किचन में गया? नहीं सर। तो फिर ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ताली खैर करे और सीसीपीओ साहब ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जुनैद साहब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਸੇਜ जरा कर दो सीसीपीओ साहब ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। और ये बंदा तो सहरा में भी किचन तलाश कर लेता है। पॉइंट नोट किया जाए सर। मगर पॉइंट रह जाने ना ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਹਿਰਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बहरहाल सदीक साहब आप माने या ना माने, ये जो पुलिसिंग ऑफ द पुलिस है ना, इसको आवाम की तरफ से भी बहुत पजीराई मिल रही है। वो आपकी बात ठीक है कि आवाम को बाज हलाशेरी की सूरत में गलत केसेस और गलत इल्जाम लगाने का भी मौका मिल जाएगा, लेकिन लॉ इज देयर। जुनैद साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जितना ईमानदार अफसर अल्लाह के फजल से सदीक आपके सामने बैठा हुआ है। बात नहीं कर रहा सर। मैं बताना ये चाह रहा हूं, जुनैद साहब कि जरा सा अगर ये कह देना जी किसी को कि खबरदार रिश्वत मेरे नजदीक भी की, वो बाहर जाके उल्टा शोर मचाना शुरू करता है मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। सर पूरे अमले दा कवो ईमानदार ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ओ पुत्र तू भी ईमानदारी है। मेरे थाने में सदीक के थाने में अल्लाह के फजल से चिड़ी पर नहीं मार सकती। हाँ भुट्टे के पाँव में सॉरी हाथी के पाँव में सबका पाँव। अल्लाह आपकी खैर करे जुनैद साहब, मेरे अल्लाह के फजल से मेरे थाने के अंदर कभी ऐसी वारदात हो ही नहीं सकती। ऐसा क्लियर रखा हुआ थाना, बिल्कुल क्लीन क्लीन। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ ਬੇਟੇ। ਥਾਣਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਪੀਓ ਆਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ। सर जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये एसएचओ साहब उसके साथ मिले हुए यही शख्स है वो। ओए तू बकवास कर लो उठ रहे कि नहीं? जुनैद साहब मेरी बात सुने, इसकी बात दूसरी बात से नहीं मिलती। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बताओ मुझे जब डाकू आए हैं तुम्हारे घर में तो कैसे आए हैं? कहते जी दीवार फलांग के। मैं कह कहो दीवार फलांग के बहावे मैनू। जुनैद साहब थाने के साथ 2.5 फुट चौड़ा नाला है। ये पुटाओ नाला टप्पन लगे ना जी तो पहले घर पर जाई नू फोन कर दे, लै कर्मा लिए मैं नाला टप्पन लगा ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਲੈਣਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। सदीक सर 2.5 फुट चौड़े नाले में ये बंदा कैसे गिर सकता है? 4.5 फुट तो इसकी वेस्ट है। ਉਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਚ ਮੱਖੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਉਂਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। और सर ये तो आप बातें बना रहे हैं, आप सीसी फुटेज देखें, पतला सा बंदा है इस तरह का, उसने पहले दीवार फलांगी है, अंदर से उसने कुंडी खोली है, फिर ये दरवाजे के रास्ते अंदर आया। तो फिर झूठे ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਪਤਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਚੋਂ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ। अच्छा देख सो मुझे याद आया, मुझे 2 दिन पहले पता चला है, किसी ने तवज्जो दिलाई है कि आप भी जराइम में मुलव्विस हैं, बल्कि आपका नाम देखिए मुबैना तौर पे, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, रिपोर्ट ये कि आप कब्जा ग्रुप के साथ मिले हुए कब्जे करवाते हैं। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹ ਹੋਣ ਡਈ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਸੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ मजलूम पुलिस वाले ने पहले उन्होंने ते दाद रसी करो। बात आप इधर से उधर लेकर जा रहे हैं, जिसके पास सबूत है सर उसकी तो कुछ सुने आप। तेरे को की सबूत है? मेरी बात सुने आप, अच्छा नहीं कर रहे आप। अच्छा नहीं कर, मैं ऊपर तक जाऊंगा, मैं बता दूं। तू कितना को ऊपर चला जाएगा, कितना को ऊपर चला जाएगा, तू पूरा खड़ोगे फिर इथों तक पहुंचना है। नज़रिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छी खबर यह है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द जैतून और जैतून का तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में शामिल हो जाएगा। अभी हम जैतून का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा भाई, जब भी हम पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि जुनैद साहब आपने खुद ये तजर्बा किया है, ये जो चीज़ आप बता रहे हैं, तो आपको ये मैं बताता चलूं कि मैं उनमें से ज़्यादातर जो भी मैं जिक्र करता हूं उनमें से ज्यादातर के साथ में किसी ना किसी हद तक छेड़खानी कर चुका होता हूं। अच्छा, मसलन हमने कुछ अर्सा पहले जैतून की काश्त के हवाले से जिक्र किया, और एक दफा नहीं 2 या 3 मरतबा जिक्र किया था कि इसमें कितना पोटेंशियल है। उस हवाले से 2 अच्छी खबरें हैं। एक तो ये कि उसके फौरन बाद मैंने अपने लॉन में एक जैतून का दरख्त लगाया था जो अब माशाल्लाह खासा बड़ा हो गया है, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि इसमें कोई मेल फीमेल का चक्कर होता है, पता नहीं ये फल देगा या नहीं देगा। तो 2 दिन पहले मुझे ये कंफर्म हुआ है कि नहीं जी वो फल देगा और ज़रूर देगा। वाह, और बड़ा मज़ा आएगा जब खुद अपने लॉन में लगा हुआ जैतून का। मुबारक हो, आप तो मेरा ख्याल है तुम जैतून एक्सपोर्ट करोगे। वाह वाह वाह। मैं तो जैतून एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। अच्छी खबर यह है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द जैतून और जैतून का तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में शामिल हो जाएगा। अभी हम जैतून का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आपके दरख्त की वजह से सर? उसमें मेरा दरख्त भी शामिल होगा। जैतून वही होता है जो पिज़्ज़े के ऊपर लगा होता है। अब पिज़्ज़े के ऊपर वो जो बेर जैसा होता है छोटा सा, वैसे तो पिज़्ज़े के ऊपर वो 4 टांगों वाला मेज भी लगा होता है, कहीं उसको ना जैतून समझ लेना। अच्छा बताओ, वो पिज्जा के ऊपर 4 टांगों वाला मेज क्यों लगा होता है? सर वो इसलिए कि डब्बे का जो ढक्कन है वो पिज़्ज़े के साथ ना लग जाए। ऊपर वाला उसका जो कवर है वो नीचे ना टच करना। देखा, मुफ्त खाने वाला फौरन बोला। अच्छा सर जी, बात हो रही थी जैतून की। अच्छा, वो हमारे लिए तो छोटा सा मेज खिलौना है ना, इनके घर में वो बाकायदा इस्तेमाल होता है एज टेबल। थैले ने बताया सर, तो अब समझ आइए, वरना मैं कहता था कि ये फर्नीचर और पिज़्ज़े का क्या जोड़ा है। अच्छा, ये तो पिज़्ज़े वाला वो छोटा मेज इस्तेमाल करते हैं ना, और अगर गोगे के घर पिज़्ज़ा आए ना तो उसके ऊपर वो टीवी लाउंज वाला मेज रखा होता है। गोगा एक दफा इतना बड़ा पिज्जा खा गया, उसके ऊपर 3 टेबल लगे हुए थे, बाद सारा खा गया, बाद में मुंह से टेबल निकाल गया जैसे मछली के कांटे निकालते। सर जी जुल्फी होनी तो माड़े माड़े है ना सारे, इन्हां दे घर फुल साइज पिज़्ज़ा आ जाए ना, ते इन्हां नूं वक्त पै जांदा, वो कित्थे रखिए, कोई कहंदा इत्थे रखो, कोई कहंदा उत्थे ला जाओ, अगली फिर जिथे रजाइयां रख देना उत्थे रख दे। पहले 3-4 भाई मिलके वो जो ऊपर छोटी मेज है ना उसको डंडों से उठाते हैं। तेरा ख्याल है कि जैतून पे आ जाए वापस? जैतून लाया तुसी उत्थे आ जाओ वापस। अच्छा जी, मेरे जैतून को छोड़े, हमने पाकिस्तान के पोटेंशियल की बात की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने अर्ज किया कि पहले बिल्कुल ये ख्वाब ख्याल की बातें थी, अब पाकिस्तान के बारे में ये बात की जाने लगी है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला चंद बरसों तक स्पेन को, जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑलिव का और ऑलिव ऑयल का, पाकिस्तान स्पेन को बीट कर दे। अरे वाह, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने स्टार्ट ली है और 1400 टन
ऑलिव ऑयल जो है इस साल पैदा हुआ है। अरे माशाल्लाह। 1400 टन। अभी पाकिस्तान में कोई तस्वुर ही नहीं बिल्कुल सही था कह रहे ऑलिव ऑयल का। अच्छा, हुआ ये है कि असल में ना पाकिस्तान में ऑलिव पाया जाता था, वो उसको कहते थे जंगली जैतून। उसको जब मतलब उसका ना पोटेंशियल का पता था, ना पता था कितनी कीमती चीज है। तो ये जो जंगली जैतून है, इसको पश्तो जुबान में खोना कहते हैं, और इसको पंजाबी में और कश्मीरी जबान में इसको कहू कहा जाता है। ये जो 12 कहू नहीं है इस्लामाबाद के करीब 12 कहू, उसको भी इसी जंगली जैतून की वजह से 12 कहू कहा जाता है। कहू मीन्स जंगली जैतून। तो गालिबन ये लेट 80s में 85 के अराउंड ये कोई इटालियन कंपनी थी, उसने पाकिस्तान में आइडेंटिफाई किया था, कलमें दी थी कि आपके यहाँ इतना जबरदस्त पोटेंशियल है, तो आप इसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते, इसको शक्ल क्यों नहीं देते। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ पोठोहार की बात नहीं रह गई। कुछ अर्सा पहले तक ये था कि शायद पाकिस्तान में अगर जैतून लगेगा भी तो पोठोहार रीजन में लगेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश पूरे पाकिस्तान में जैतून की काश्त हो रही है। पूरे कहीं ना कहीं आपको जैतून नजर आ रहा है। और इस वक्त तो 10,000 एकड़ सिर्फ पे लग रहा है, जबकि स्पेन जो है वो वर्ल्ड लीडर है, वहां पे 86 लाख टन जैतून पैदा करता है, और वहां पे 65 लाख एकड़ पे इसके दरख्त मौजूद है। और पाकिस्तान में अभी सिर्फ 10,000 एकड़ पे लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने 1 करोड़ एकड़ की निशानदेही की है कि यहाँ पे बआसानी जैतून लग सकता है, और खुदा के लिए लगाओ। उसमें बलूचिस्तान के इलाके हैं, जनूबी पंजाब है, और यही हमारा ये पोठोहार का इलाका है। कुछ जरूरत ही नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं लगता वहां पे जैतून लग सकता है। अगर हमारे यहाँ ऑलिव होगा भी तो उस क्वालिटी का तो नहीं होगा ना। पहली बात तो ये कि होगा नहीं, शुरू हो गया है। दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो इस वक्त ऑलिव की क्वालिटी है ना, वो किसी तरह भी स्पेन और इटली के ऑलिव से कम नहीं है। वाह वाह। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉपुलर ब्रीड्स हैं ऑलिव की, उसमें से भी 6-7 केजी ऑलिव हो तो उसमें से 1 किलो ऑयल निकलता है। तो पाकिस्तान में से जो पैदा हो रहा है उसमें भी उसकी आउटपुट भी यही है, 1 किलो जो है 6-7 ऑलिव में से पैदा हो जाता है ऑयल। और यही वजह है ना कि पाकिस्तान जो है ख्वाब देख रहा है, जो बिल्कुल अब हकीकत का रूप धार रहा है। जी। अगले गालिबन 5 वर्षों में टारगेट किया है कि 50,000 एकड़ पे हम लगाएंगे, और अगर 1 करोड़ एकड़ पे लगा सकते हैं तो 1 करोड़ टन आप ऑलिव पैदा करते हैं। ये हम $3 अरब तो प्यारे भाई हम सिर्फ ये जो खुर्दनी तेल है इसकी इंपोर्ट पे जाया कर देते हैं। तो कहाँ ये एक वक्त हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ इंपोर्ट से जान छुड़ाएगा बल्कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा सर, ये जैतून 2 कलर का होता है, ब्लैक भी और ग्रीन भी? एक नहीं, पाकिस्तान 2 नहीं है, इसकी कई किस्में हैं। और पाकिस्तान में जो है वो 3-4 तरह का जो ऑलिव है वो पैदा होता है। और जिस तरह बाकी मुल्कों में, अच्छा खुशकिस्मती की बात यह है कि इसकी तलब में, इसकी डिमांड में हर साल 16% इजाफा हो रहा है। लेकिन आलमी सतह पर इसकी जो पैदावार है ना उसमें बदतदरीज कमी वाक़ई हो रही है। तो गोल्डन चांस फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान इसमें छलांग और ज्यादा लगाए, और जो मंसूबाबंदी की हुई है इसको अमल करे, और यानी इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में सिर्फ यही नहीं, बिजनेस अपनी सेहत अच्छी हो सकती है, अपनी कौम की, अपनी आवाम की। अब जैसे ये कुकिंग ऑयल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, बड़ी अच्छी चीज है। और वैसे भी जिस्म को गर्म रखना, और इसकी तासीर गर्म होती है। जुल्फी जैसे बंदे तो एक जैतून में से गिटक निकाल के सर्दियां उसमें घुस के भी गुजार सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसके फायदे हैं। होगा उसका तेल निकाल के अपने सर पे मल सकता है। अच्छा ऐसे करते हैं जैसे इसने विग नहीं लगाई हुई। अच्छा किस तरह कॉन्फिडेंस के साथ करते हो यार तुम। अच्छा जैतून के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसका जो दरख्त है वो 2000 साल तक फल देता है। 2000 साल तक फल दे सकता है। बड़ी बात। यानी यूनान में आज भी ऐसे दरख्त मौजूद हैं जिनकी उम्र 2000 साल से ज्यादा हो चुकी है। क्या बात। एक दरख्त यूनान में ऐसा भी है जो 4000 साल पुराना है। बल्ले बल्ले। और ये नहीं कि वो खड़ा खांसता रहता है या कहता है कि मेरी ऐनक कितने रह गई, वो फल दे रहा है। अच्छा सर जी, ये जैतून कितनी जगह पे कितना लग जाता है? ये देख लो आलमी सतह पर देख लो कि पूरी दुनिया में तकरीबन 2 करोड़ 87 लाख एकड़ पे जैतून के दरख्त मौजूद हैं, जिनसे 2.25 करोड़ टन
जैतून पैदा हो रहा है। अच्छा। सर जी मेरा घर तो 3 मरले का है, उसमें मैं क्या लगाऊं? तुम 3 मरले में खुद फिट हो जाओ और अपने सर पे जैतून लगा लो। वाह वाह वाह। यार खुद किधर फिट हो जाना, उसने जूते कहाँ पे उतारा करेगा? तुम उधर जूते उतार के रख के तो गली में सोया करो। जूतों में मट्टी डाल के जैतून लगा लो। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक हाथी यौमिया 1,500 किलो खुराक रोजाना खा जाता है। ओ यार टू मच है। वाह 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 सर, ये नफरत से नहीं कह रहा, ऑर्डर दे रहा है। तू मच ले आए। अच्छा जी प्यारे बच्चों, आज सर हम जब प्यारे बच्चों कहते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारी फीस हलाल हो जाती है। नहीं बेटा, प्यारे हैं। सुनो 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 दुनिया वालों, एक पढ़ा लिखा इंसान क्या कह रहा है, सुनो। शोर न मचाओ, उसकी डिग्री चेक करा लो पहले। जाली लाओ। कहने लगे सुनो दुनिया वालों, पढ़ा लिखा बंदा झूठ बोल रहा है। अच्छा बेटा, पिछले दिनों आपने सारे मीडिया पे देखा होगा, सुना होगा कि 35 साल तक एक हाथी अजियत का शिकार होने के बाद पाकिस्तान में बिल आखिर कंबोडिया के हवाले कर दिया गया है। ये ज़ियाउल हक दौर में पाकिस्तान को श्रीलंका से तोहफे में मिला था। जी जी। तो मैंने सोचा कि आज ज़ूलॉजी की इस क्लास में हाथी के हवाले से आपको कुछ मालूमात दी जाए और आपका जनरल नॉलेज भी टेस्ट किया जाए। सर ये जनरल नॉलेज आप टेस्ट करते हैं, ये अस्पताल लैब से नहीं होगा टेस्ट? बेटा तुम्हारा जनरल नॉलेज तो किसी हॉस्पिटल से ही होना चाहिए टेस्ट। सर जाहिर है इंटेलिजेंट स्टूडेंट जरा मुश्किल होता। सर मुझे बड़ा डर लगता है अस्पताल से। क्यों? अस्पताल का जो चौकीदार है ना वो मुझसे लड़ता है। बेटा उसका लड़ना बनता है, आपसे जाहिर है हॉस्पिटल का चौकीदार लड़ेगा, कोई हाईकोर्ट का जज तो नहीं लड़ेगा। यार एक दफा वो तुम्हारे साथ लड़ा है चौकीदार अस्पताल का, उधर से अस्पताल से पट्टी करा गए ना जी, तो बाहर आता हुआ गाना गा रहा है, चिट्टी पट्टी ते काठी तिल्लेदार नी सहियो। बेटा देखें, आप यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, इधर उधर की बातों में अपना वक्त ना जाया। बिल्कुल सही सर आप खुद जुगत जगत करके तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा हाथी के बारे में आप सबसे पहले सवाल का जवाब दें कि कौन सी 2 हाथी की नस्लें सबसे ज्यादा मशहूर हैं दुनिया में? एक ते गोगा। हाँ। बेटा देखिए, एक तो पहले उर्दू में गुफ्तगू करें और हाथी के इस टॉपिक पे गोगा नामी तालिब इल्म पे कोई जुगत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि हाथी की 2 नस्लें पूरी दुनिया में मशहूर हैं जी। और एक अफ्रीकी नस्ल का और एक एशियाई नस्ल का। दोनों में फर्क बेटा ये होता है, और ये बड़ा ही हैरत अंगेज फर्क है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो अफ्रीकी नस्ल का हाथी है उसके कान अफ्रीका के नक्शे जैसे हैं। अच्छा। और जो एशियाई नस्ल का हाथी है उसके कान बर्रे सगीर पाको हिंद के नक्शे जैसे हैं। अच्छा सर, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ये क्या मिसाल है सर? जो दिखाने के दांत होते हैं ना हाथी के, जिसको टस्क कहा जाता है, जो बड़े दांत होते हैं बाहर वाले, ये असल में हाथी के वो दांत हैं जो वो खाने के ही काम आते हैं। उससे ये मुख्तलिफ जो पौधे हैं उनको तोड़ने के काम आते हैं, उनकी ये जड़ों में घुसा देता है। और इसका एक इस्तेमाल ये भी है कि लड़ाई में काम आते हैं, शिकार में उसको काम आते हैं। तो ये अगर उसके दिखाने के दांत ना हो तो खाने को भी उसको कुछ ना मिले। सर हाथी का एक दांत मिल सकता है, गोगा जी को टूथपिक की बड़ी प्रॉब्लम होती है। यार देखो, मैंने कहा था कि इस पूरे मौजू पे गोगा जी को कोई जुगत नहीं होगी। सॉरी सर। अच्छा एक और आप ये सुन के हैरान होंगे कि हाथी, जाहिर है ये सब आप बच्चे जानते ही होंगे कि हाथी खुश्की पे रहने वाला सबसे बड़ा जानवर होता है। और एक खूबसूरत बात इस बारे में ये है कि इसका बच्चा जो पैदा होता है सबसे कम वक्त में अपने पैरों पे खड़ा होता है, सिर्फ 20 मिनट बाद अपनी पैदाइश के अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। अरे वाह। जी मैंने सुना है 2.5 घंटे बाद स्कूल चला जाता है। हाँ सर जी, बड़ी जल्दी जवान हो जाता है, 2 दिन बाद तो वो गालियां निकालना शुरू कर देता है। यार फजूल बात ना करें खुदा के लिए, ये कौन सा काम है? फजूल ना वाकई कहो, हाथी एक शरीफ आदमी है जी। अच्छा टस्क के बाद जो हाथी की सबसे कीमती चीज होती है, जो उसकी पहचान भी होती है, उसका इंतखाबी निशान भी है, वो है उसकी सूंड। उस एक सूंड में 1.5 लाख से ज्यादा मसल्स पाए जाते हैं और वो हर काम
उस एक सूंड की मदद से कर सकता है। बारीक से बारीक काम वो ऐसा करता है कि अगर मूंगफली का दाना रख दिया जाए तो वो उसी सूंड से मूंगफली छील भी सकता है, उसके ऊपर से छिलका जो हम उसको फूंक मारते हैं वो भी उतार सकता है, और खालिस नट जो है, खालिस गिरी जो है वो खा सकता है। वाह सर, कमाल नॉलेज दे रहे हैं सर। इसका छोटा भाई महल्ले से बता लेता है, इसको क्लास से निकालें। बेटा ये क्या बात है, उसका छोटा भाई बता लेता है, आपका बड़ा भाई सदका लेता है। ये ऐसी बातें नहीं करते एक दूसरे के बारे में, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, प्लीज। सॉरी सर। देखिए क्लास में बहुत संजीदगी इख्तियार करनी जी सर। अच्छा बच्चों, अंग्रेजी में कहा जाता है आमतौर पे एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट, वो कभी भूलता नहीं। हाथी की याददाश्त बहुत कमाल की होती है, और उससे ज्यादा ये कि जो इंसानी जज्बात हैं वो हाथी में बहुत ज्यादा होते हैं। हाथी मगमूम हो, दुखी हो तो उसकी बॉडी से आपको अंदाजा हो जाता है, हाथी खुश हो तो आपको अंदाजा हो जाता है। हाथी बदला भी लेता है, हाथी गुस्सा भी निकालता है, हाथी सब कुछ करता है जो इंसान करता है। और सुना कि कई कई महीनों बाद भी वो इंसान को पहचान के बदला लेता है। एग्जैक्टली, उसकी याददाश्त बड़ी कमाल की होती है। और दूसरा काम जो हाथी बहुत ज्यादा करता है, जाहिर खाता बहुत है। अगर जाहिर हाथी नहीं खाएगा तो और जुल्फी खाएगा। अल्लाह पाक ने बनाया बहुत बड़ा ना, खाने के लिए बनाया पेट है, रोटी खानी है ना उन्हें, ਉਹਦੇ ਚ कोण रेत दी ट्राली ते नहीं ना सुटा लेना। एक अंदाजा ये है कि एक हाथी यौमिया 1500 किलो खुराक रोजाना खा जाता है। ओ यार टू मच है। वाह 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 सर, ये नफरत से नहीं कह रहा, ऑर्डर दे रहा है। तू मच ले आए। मैंने जब कहा कि हाथी इतना खाता है तो उसने जेरे लब कहा था गोगे ने, हाउ लकी। हाथी 3/4 दिन का हिस्सा खाने में सर्व करता है, और खाने पर इतनी तवज्जो देता है कि उसकी जो नींद का दौरानिया है वो सिर्फ 2 से 3 घंटे हो, सिर्फ 2 या 3, बाकी सारा दिन खाता है। हाँ, असल में वो खाता है पत्ते घास, ये वो टहनियां तोड़ तोड़ के, अब वो एक एक पत्ता करके तोड़ के खाना सूंड के साथ, और इतना बड़ा पेट भरना टाइम तो लगता है सर। सर ये हाथी की औसत उम्र कितनी होती है? औसत नहीं, औसत उम्र पूछते हैं बेटा, और उसकी औसत उम्र जो है वो 50 से 70 साल के लगभग होती है। सर वो औसत ही कह रहा है, मुंह जरा त्रिखा है ना, वो औसत का औसत बन जाता है। वैसे भी आप हाथी के बारे में ना पूछे, सांप के बारे में पूछे। हाँ जी, हाथी का सवाल जो है वो खुद कर लेगा। अच्छा, कद और वजन के बारे में भी सुन ले कि जो एक अफ्रीकी हाथी है वो औसतन 3 मीटर तक ऊंचा होता है, और उसका वजन जो है वो 4.5 से 7,000 kg होता है। और जो एशियाई हाथी है वो उससे थोड़ा सा कम हाइट का होता है, 2.7 तक होता है, और उसका वजन जो है वो 3 से 6,000 kg तक होता है। अच्छा, हाथियों की एक और आदत होती है कि ये जो मादा हाथी है ना, हथनियां जो है ये मिलके रहती हैं। हाथी यानी मेल हाथियों के साथ मिलके नहीं रहती, हथनियां में भी यही है। हथनियां अलग रहती हैं और बड़ी खुश रहती हैं, और उनकी सरदारनी जो होती है वो जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो होती है, वो फैसला करती है कि अब उठना है, अब बैठना है, अब लेटना है, अब फलां जगह जाना है, अब फलां जगह जाना है। मेल हाथी आम तौर पे इकट्ठे नहीं रहते, वो अलग अलग और तन्हा रहना पसंद करते हैं। अब बिल्कुल इंसानों की तरह, जैसे आप किसी शादी या किसी मरग पे देखें, औरतें सारी इकट्ठी बैठी होती हैं, बंदे सारे, किसी का मुंह इधर है, किसी का उधर है, किसी ने कान के साथ फोन लगाया हुआ है, कोई अपनी डायरी देख रहा है। फौतगी में भी औरतें कह रही थी कांटे पाए। ये जो मैंने फैक्ट बताया, इससे ये बात साबित होती है कि हाथी भी चुगली और गीबत के शौकीन होते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जरूरत इजाद की माँ है, ये भी आज तक वैसे पता नहीं चला कि माँ क्यों है बाप क्यों नहीं। अच्छा, वो आज हमारा जो वीडियोस और पिक्चर्स का सेगमेंट है उसमें भी जरूरत इजाद की माँ ही है। जी। कोलू का बैल सुना भी होगा, देखा भी होगा। जी बल्कि देखा, देखते हैं भाईजान। देखा जो चेहरा तेरा कोलू का बैल लगा। अच्छा, तो कोलू का बैल बाहर यूरोप में जरा और शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो कोलू का बैल नहीं है। ये देखें, अगली वीडियो दिखाएं। अच्छा, मैं अगली वीडियो दिखा रहा हूँ इस तंबीह के साथ कि ये देख के वीडियो कोई हरकत करने की कोशिश ना करे। ये देखें।
नाज़रीन, अगली वीडियो भी एक इनोवेशन है, लेकिन मुझे कोई ज्यादा ही कारगर इनोवेशन लग नहीं रही। अच्छा जी। ये देखें, चलो आखिर में छोटी सी बात संजीदा कर देते हैं। हाँ जी। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल, और आज की छोटी सी बात ये, कहते हैं बेटी का पहला हक जो हम खा जाते हैं वो उसके पैदा होने की खुशी है। बहुत अच्छे। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।